एक जंग 1 साल पहले शुरू हुई थी और एक इसी महीने। इनमें से कौन सी तस्वीर गजा की हैं, कौन सी लुबनान की, बताना मुश्किल होता जा रहा है। इस वक्त ये हाल है कि जहां एक तरफ गजा पर इसराइली हमले, वहां तबाही, लोगों की हलाकतें जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ इसराइल ने लुबनान में बज़ाहिर एक और मुहाज खोल दिया है। कुछ ही दिनों में सैकड़ों हलाकतें और हजारों लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर। इस एस्केलेशन पर अलग अलग अल्फाज और लहजों में अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और इवन अमरीका ने अपना रद्द-ए-अमल और कंसर्न जाहिर किए हैं। और अब मजीद एस्केलेशन और तबाही को रोकने के लिए अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान एक 21 दिन के सीज फायर का प्लान सामने रखा है। तो आज प्रोग्राम में 3 मेन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसराइल ने गजा पर हमले के ऑलमोस्ट 1 साल बाद लुबनान और हिजबुल्लाह पर हमला क्यों किया? बज़ाहिर डी एस्केलेशन और जंगबंदी की बातों के बावजूद कोई इसराइल को रोक क्यों नहीं पा रहा? और इस बारे में हमारी खुसूसी रिसर्च आज प्रोग्राम में शामिल है। ये ग्रुप खुद ही कहता है कि वो अमरीकी हुकूमत को प्रो इसराइली पॉलिसीज के लिए लॉबी करता है। एंड हियर दिस $17.4 मिलियन प्रो इसराइल कैंडिडेट्स को दी गई। और अब यहाँ से आगे का रास्ता गजा, लुबनान, इसराइल और इस पूरे खित्ते को कहाँ लेकर जा रहा है? तो हमारा पहला सवाल कि इसराइल ने इस वक्त हिजबुल्लाह पर, लुबनान पर हमला क्यों किया? लेकिन इसके जवाब से पहले गजा की सूरत हाल पर एक क्विक नजर। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया, जिसके बाद गजा पर इसराइली हमलों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो अब वेस्ट बैंक और लुबनान तक जा पहुंचा है। गजा में अब तक कम से कम 40,000 अफराद मारे जा चुके हैं। आधी से ज्यादा आबादी बेघर है। 80% स्कूल, 84% हॉस्पिटल्स और तमाम यूनिवर्सिटीज को तबाह किया जा चुका है। और मुसलसल बमबारी के नतीजे में गजा, जो कि एक शहर था, अब 26 मिलियन टन मलबे का ढेर बन गया है। जहां गजा में जंग जारी है, वहीं अब लुबनान भी इसकी जद में है। ऑफकोर्स लुबनान और इसराइल के दरमियान ये पहली जंग नहीं है और खास तौर पर गजा में शुरू होने वाली जंग के बाद हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान लड़ाई में सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। लेकिन 2006 की इसराइल हिजबुल्लाह जंग के बाद ये दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली सबसे बड़ी एस्केलेशन है। इस बार बात फटते हुए पेजर्स और वॉकी टॉकीज से शुरू हुई, जिनमें कम से कम 32 अफराद हलाक और हजारों जख्मी हुए। लुबनान ने इसका इल्जाम इसराइल पर लगाया। इसके बाद इसराइल ने लुबनान पर वाइड स्प्रेड एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दी, जो जनूबी लुबनान में शुरू हुई और फैलती ही जा रही है। लेकिन हिजबुल्लाह है क्या, और लुबनान और हिजबुल्लाह को इंटरचेंजेबली क्यों यूज किया जाता है? 80 की दहाई में लुबनानी सिविल वॉर के दौरान इसराइल ने जनूबी लुबनान पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद हिजबुल्लाह एक आर्म्ड रेजिस्टेंस ग्रुप के तौर पर उभरा। फिर 2000 में इसराइली इनखला के बाद हिजबुल्लाह एक तरह से लुबनान में सबसे ताकतवर सियासी ग्रुप के तौर पर सामने आया। इस वक्त हिजबुल्लाह लुबनान की हुकूमत का हिस्सा होने के साथ साथ एक ऐसा मुसल्लह गिरोह है जिसके बारे में माहिरीन का ख्याल है कि वो लुबनानी फौज से ज्यादा ताकतवर है, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पर असरअंदाज हो सकता है, यहाँ तक कि लुबनान की तरफ से जंग का ऐलान तक कर सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हिजबुल्लाह ईरान के साथ अलाइड है और उसे ईरान की हिमायत हासिल है। इसराइल हिजबुल्लाह को एक सिक्योरिटी थ्रेट समझता है। हिजबुल्लाह की तरफ से शुमाली इसराइल पर दागे जाने वाले रॉकेट्स नई या गैर मामूली बात नहीं, लेकिन गजा पर इसराइली हमलों के बाद हिजबुल्लाह ने साफ और वाज़े अल्फाज में फलस्तीनियों की हिमायत की है। इसराइल के मुताबिक तब से हिजबुल्लाह ने इसराइली इलाकों पर 8,000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि वो अपनी शुमाली सरहदों पर बैलेंस ऑफ पावर यानी ताकत के तवाज़ुन को बदलना चाहते हैं। אנחנו מחסלים בכירים, מחסלים מחבלים, מחסלים טילים, ועוד ידנו נטויה. מי שמנסה לפגוע בנו, אנחנו פוגעים בו וביתר שאת. इनफैक्ट इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने तो इन हमलों को, जिनमें अब तक सैकड़ों लोग हलाक हुए हैं, एक मास्टरपीस करार दिया। माहिरीन कहते हैं कि हमलों का एक मकसद गजा में जंगबंदी के बगैर हिजबुल्लाह को सीज फायर पर मजबूर करना भी हो सकता है, जिससे इसराइल हिजबुल्लाह के रॉकेटों की परेशानी के बगैर गजा में हमलों पर फोकस कर सकता है। लेकिन फिलहाल हिजबुल्लाह के रिस्पॉन्स से ऐसा होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा। وسيواجه بحساب عسير وقصاص عادل من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. पिछले 1 साल में अमेरिका ने गजा में सीज फायर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को 3 बार वीटो किया है। जून 2024 में अमेरिका ने खुद एक सीज फायर रेजोल्यूशन टेबल की थी, जो पास भी हो गई थी। अमेरिका ने कहा था कि इसराइल इस डील से मुत्तफिक है, लेकिन हमास की शराइत के बाद बात नहीं बनी, जबकि हमास ने अपने रिस्पांस को जिम्मेदार, संजीदा और मुस्बत करार दिया था। खैर, नतीजा ये हुआ कि जंग खत्म नहीं हुई।
डिफरेंट टाइम्स पर अमेरिका ने इसराइल को खित्ते में एक मुस्तकिल मिलिट्री प्रेजेंस के खिलाफ वार्न किया है, गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड को बढ़ाने के लिए कहा है और लुबनान पर इसराइली हमलों के बाद ये भी कहा है कि जंग किसी के मुफाद में नहीं है. Full-scale war is not in anyone's interest. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. पिछले एक साल में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने 11 बार मिडल ईस्ट का दौरा किया है. यानी अमेरिका तो यही कहता है कि उसने जंगबंदी के लिए हर मुमकिन कोशिश की है. We don't want to see any escalatory actions by any party. There is a real problem that needs to be resolved when it comes to northern Israel and southern Lebanon, and that is the fact that since October 8th, Hezbollah has been firing rockets into Israel. Israel's been firing back. दूसरी तरफ नजर डालें तो ऐसा लगता है कि दुनिया के ज्यादातर ममालिक इमीडिएट, परमानेंट और सस्टेनेबल सीज फायर के हक में हैं और कई ने इसराइल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है. साउथ अफ्रीका ने इसराइल पर वॉर क्राइम्स का केस किया तो कोलंबिया, बोलिविया और बेलीज जैसे जनूबी और सेंट्रल एशियन ममालिक ने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए. चाद, चिली, होंडुरास और तुर्की जैसे ममालिक ने इसराइल से अपने सफीर वापस बुला लिए और मलेशिया, इंडोनेशिया और स्पेन जैसे ममालिक ने गजा पर इसराइली बमबारी की सख्त मजम्मत की. लेकिन इस सब के बावजूद जंग न सिर्फ जारी है बल्कि बढ़ती जा रही है. लोग ये कहते हैं कि अमेरिका गजा में सीज़फायर की बात तो करता है लेकिन इसराइल के सबसे करीबी एलाय और इसे अरबों डॉलर एड देने वाले और उसके सबसे बड़े वेपन सप्लायर की हैसियत से वो इस जंग को खत्म करने के लिए जो कुछ कर सकता था वो नहीं कर रहा. ये इल्जाम हमने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान के सामने रखा और उनका रिस्पांस भी आज प्रोग्राम में शामिल है. लेकिन पहले अपने दूसरे सवाल पर आते हैं कि गजा में जंग के ऑलमोस्ट एक साल बाद इतनी शदीद तबाही, इतनी भारी सिविलियन कैजुअल्टीज और अब खित्ते में फैलती हुई इस जंग के बाद भी इसराइल को बड़े मगरबी ममालिक और खास तौर पर अमेरिका की इस कदर हिमायत हासिल क्यों है? बात जितनी सादा है उतनी ही पेचीदा भी और जो रिसर्च हमने की है उससे 2-4 बड़े थ्रेड सामने आते हैं. हम हमारे साथ हैं खालिद करामत के साथ जिन्होंने इस पर काफी रिसर्च की है. इन मुख्तलिफ सिरों को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं. खालिद, एक बहुत बड़ा एलिमेंट आइडियोलॉजिकल या नजरियाती सपोर्ट का है, राइट? और यहाँ अमेरिकन क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट पिक्चर में आते हैं. अली, अमेरिकन पॉलिटिक्स में रिलीजन, खास तौर पर इवेंजेलिकल कंजर्वेटिव्स एक बहुत ही अहम फैक्टर है. 330 मिलियन अमेरिकन में से 62 मिलियन इवेंजेलिकल है और इनमें से एक बड़े तबके की बिलीफ है कि इसराइल का कयाम बाइबल की पेशगोई के मुताबिक है. क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इसराइल एक इन्फ्लुएंशियल इवेंजेलिकल ऑर्गेनाइजेशन है और इस ग्रुप का मिशन है इसराइल का दिफा और यहूदियों के लिए आवाज उठाना. जॉन हेगी इसके फाउंडर है और इस सर्कल में एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर है. उनके मुताबिक यहूदियों की फतह और यरूशलेम पर मुकम्मल गलबा उनके अकीदे से जुड़ा है. Let's listen to him. The King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ, the conqueror of death, hell, and the grave, is going to set up his kingdom in the city of Jerusalem, and we're going to be there forever and forever and forever. इस ग्रुप के मुताबिक उसके 10 मिलियन मेंबर्स हैं और अमेरिकन पॉलिटिक्स के बड़े बड़े नाम उनकी कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं ताकि अपने प्रो इजराइल और कंजर्वेटिव क्रिश्चियन क्रेडेंशियल्स को साबित कर सकें. और ये सिर्फ गैर मुनज़्ज़म रैंडम सपोर्ट नहीं है, राइट? इसकी पॉलिसी असरात होते हैं. एग्जैक्टली. अगर हम रिपब्लिकन पार्टी को देखें तो इवेंजेलिकल्स उनकी सपोर्ट बेस का एक बहुत अहम हिस्सा है. जब डोनाल्ड ट्रंप सदर थे तो उन्होंने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया और यूएस एम्बेसी को भी वहां मूव कर दिया. हालांकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल फैसला था लेकिन चूंकि मजहबी सर्कल्स में उनकी सपोर्ट थी इसलिए वो ये कर पाए. इसके बाद जियोपॉलिटिकल वजूहात भी हैं खालिद जिनसे हम किसी हद तक आगाह हैं. यानी इस खित्ते में इसराइल जैसा आलाय अमेरिका के लिए काफी अहम है. इसके बाद लेकिन हम फिर पॉलिटिकल लॉबिंग पर आते हैं. उसके असरात भी साफ नजर आते हैं. जैसे एपैक जो कि अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी है जो अमेरिका में इसराइल के लिए लॉबिंग करने वाला सबसे मजबूत, सबसे इन्फ्लुएंशियल और बड़ा ग्रुप है. उनकी अपनी ही वेबसाइट के मुताबिक उनका जो मोटो है वो क्लियर है. जी आलिया, ये ग्रुप खुद ही कहता है कि वो अमरीकी हुकूमत को प्रो इसराइली पॉलिसीज के लिए लॉबी करता है. ये क्लियर करना भी जरूरी है कि ये कोई सीक्रेट ग्रुप नहीं है और ये अमेरिकन लॉ के मुताबिक एक लीगल तरीका है. और खालिद, एपैक एक्चुअली मेक्स नो सीक्रेट अबाउट देयर सपोर्ट. उनकी वेबसाइट आप खोल कर देखें तो ये सब कुछ बहुत वाज़ेह, बहुत क्लियर अल्फाज में दिखा. जी आलिया, अगर हम एपैक की वेबसाइट पे देखें तो वहाँ काफी क्लियरली लिखा है कि उन्होंने 98 ऐसे उम्मीदवारों को जिन्होंने अमेरिकन इलेक्शन में हिस्सा लिया उनकी बैकिंग की और उन्हें जितवाया.
अली इसके अलावा उनका दावा है कि उन्होंने 13 ऐसे उम्मीदवारों को हराया जो इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे थे। एंड हियर दिस, $17.4 million worth of donations प्रो इसराइल कैंडिडेट्स को दी गई, और इसमें रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों शामिल है, और ये सब पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। खालिद, एपैक जैसे लॉबी ग्रुप्स काफी कामयाबी से अपना काम कर रहे हैं और अपने मकासद हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये कहना भी जरूरी है कि ये सब कुछ वो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर अंदर रह के कर रहे हैं। वो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए तो कर रहे हैं, लेकिन जूइश वॉइस फॉर पीस और ऐसे और दीगर इदारे जो इस ग्रुप के क्रिटिक हैं, वो कहते हैं कि ये इदारा अब इस हद तक बढ़ गया है कि इसकी वजह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है कमजोर हो रहे हैं। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मिसाल ले, ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इदारा है, अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा है। कुछ ऐसे पहले आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर असद करीम खान को 12 यूएस सेनेटर्स ने एक खत लिखा और धमकी दी कि अगर उन्होंने इसराइली वजीर आज़म या इसराइली रहनुमाओं के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए तो उनके इदारे के खिलाफ सख्त तरीन सैंक्शंस लगाई जाएंगी। Target Israel and we will target you. उन्होंने खुलकर धमकी दी और एग्जैक्टली यही अल्फाज इस्तेमाल किए। आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर को ये धमकी भी दी गई कि आईसीसी के लिए तमाम अमरीकी मदद रोक दी जाएगी। और ये आखिरी लाइन पढ़े उनके खत की, यू हैव बीन वार्न्ड। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस खत के सिग्नेटरीज और एपेक की वेबसाइट पर देखें, साइड बाय साइड देखें, तो सिग्नेटरीज में से नाम नजर आएंगे जिनके लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, और साथ ऊपर लिखा है कि सपोर्ट प्रो इसराइली कैंडिडेट्स। और खालिद, शायद सबसे जो अहम है, जो फाइनेंशियल लिंक्स हैं इसराइल और अमेरिका के दरमियान, एड के बारे में तो हमें पता है, लेकिन इसराइल बॉन्ड्स के बारे में मुझे 1 साल पहले ही पता चला था। बहुत ही सिग्निफिकेंट लिंक्स हैं, राइट? जी, एड की आपने बात की तो कुछ ही अरसे पहले अमेरिकी कांग्रेस ने इसराइल के लिए $14.3 बिलियन की एड मंजूर की, और इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की जुलाई में पब्लिश की गई रिपोर्ट के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से अमेरिकन रियासतों और म्यूनिसिपैलिटीज ने $1.7 बिलियन के इसराइली बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की है। पाम बीच काउंटी फ्लोरिडा इसराइली बॉन्ड्स में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। लेट्स लिसन टू दिस। ये पाम बीच काउंटी फ्लोरिडा के एक अहम रहनुमा है। We were the first in the nation to buy bonds, $25 million in October, right after the attack. We now have the largest investment in the entire world in Israeli bonds, at exactly $700 million. एड के जरिए सपोर्ट के अलावा इन्वेस्टमेंट की वजह से 35 यूएस स्टेट्स और म्यूनिसिपैलिटीज की सक्सेस जो है वो इसराइल की सक्सेस के साथ जुड़ गई है। यानी अगर इसराइल को फायदा होगा तो यूएस स्टेट्स को और म्यूनिसिपैलिटीज को भी फायदा होगा। यानी ऐसा लगता है कि इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत की कई अहम वजूहात हैं, लेकिन अमरीका साथ साथ सीज फायर और अमन की बात भी करता रहा है। हमने बरतानिया में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान मार्गरेट मिक्लॉयड से बात की, जो आजकल अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के लिए अमरीका में है, और उनसे ये पूछा कि क्या अमरीका ने गजा में इसराइली हमलों को रोकने के लिए जो कुछ किया है वो काफी है। जब तक जंगबंदी न हो, मैं नहीं कहूंगी कि अमरीकी हुकूमत काफी काम किया। हम समझते हैं कि वो तनाज़ुर जो इसराइल और हमास के बीच में हो रहा है वो सिफारतकारी से हल होना चाहिए। लेकिन इस बात पे भी अमेरिका पर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि एक तरफ तो वो सीजफायर की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अक़वाम मुत्तहिदा में या यूनाइटेड नेशंस में सीजफायर रेजोल्यूशंस टेबल हुई हैं, 3 दफा अमेरिका ने उनको वीटो किया है। इसके अलावा इस वक्त भी इसराइल को वेपन्स देने वाला सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका है। तो एक तरफ बात हम सीजफायर की करें, लेकिन इसराइल को साथ साथ आम भी करते रहें और सीजफायर रेजोल्यूशंस को वीटो भी करते रहें। डू यू सी द प्रॉब्लम? इसमें जो मसला है वो आपको नजर आ रहा है? देखिए, हम वही करारदाद का मुखालफत किया जो हमास की दहशतगर्दी को नजरअंदाज किया, या इन इसराइल की अपनी दिफाई का हक नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अक़वाम मुत्तहिदा का एक बुनियादी उसूल है कि हर एक मुल्क अपनी दिफाई का हक है। अमेरिका जून में ही एक सलामती काउंसिल की करारदाद में पार्टिसिपेट किया, जिसके की सूरत हाल दो तरफा हकीकत सोच समझ कर जंगबंदी का सहारा किया। लेकिन उस रेजोल्यूशन के बारे में भी अमेरिका ने कहा था कि इसराइल को ये कबूल है, लेकिन इसराइल ने उसके बाद उस पर अमल करने से इनकार कर दिया था, राइट?
देखिए अमेरिका बार बार मशरकी वस्ता दौरा कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ज़िद खर्जा एंटनी ब्लिंकन मिस्र से वापस आए और ये उनकी मशरकी वस्ता था कि 11वीं दौरा है 7 अक्टूबर से। हम हमारे इलाके की तमाम फ़िरकीन से बात करके समझा रहे हैं कि सिफारतकारी से बातचीत से ये सूरत हल होना चाहिए। हम समझते हैं कि भरपूर जंग से कोई भी ये फायदा नहीं उठाएगा। आपने कहा कि एंटनी ब्लिंकन 11 दफा मिडल ईस्ट जा चुके हैं, लेकिन जंग कम होने की जगह बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है जंग खत्म कैसे होगी? वो खबरें जो अभी शुमाली इसराइल से जनूबी लबनान से आ रही है वो बड़ी तफ्तीशनाक है। अमरीकी हुकूमत इलाके की तमाम फ़िरकीन को कह रहे हैं कि हम बातचीत करके ये हल करना चाहिए। भरपूर जंग से कोई भी फायदा नहीं उठाएगा। इस सब के बाद जो हमारा आखिरी सवाल था कि अब यहाँ से आगे का रास्ता गजा, लुबनान, इसराइल और इस पूरे खित्ते को कहाँ लेकर जा रहा है, उसका जवाब न तो सीधा है और न ही आसान। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जंग फैलती जा रही है। गजा में जंग जारी है, जहाँ हमास का खात्मा इसराइल का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव या हदफ है, जो इसके 1 साल में गजा की ऑलमोस्ट मुकम्मल तबाही और हजारों हलाकतों के बाद भी उनके मुताबिक अभी पूरा नहीं हुआ है। और इसराइल कहता है कि लुबनान पर उसकी जंग के अहदाफ भी वाज़ेह हैं। אנחנו נחושים להחזיר את תושבינו בצפון בבטחה לבתיהם. שום מדינה לא יכולה לסבול ירי על תושביה, ירי על עריה. וגם אנחנו, מדינת ישראל, לא נסבול זאת. אנחנו נעשה כל מה שצריך כדי להחזיר את הביטחון. हिजबुल्लाह की स्ट्रैटेजी कम वाज़ेह और क्लियर है, लेकिन उसके लिए इस वक्त 2 बड़े अहदाफ हैं: पीछे न हटना और सर्वाइव करना। तो अब आगे क्या होगा? हमने सहाफी शाजिब जिलानी से बात की, जो बीबीसी के मिडल ईस्ट एडिटर रह चुके हैं और कई साल बेरूत में गुजार चुके हैं। इसराइल की अपनी जो एक कंपल्शन है, जैसे मैंने कहा, एक जंगी जुनून सवार है। जिस तरह से इन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया लेबनान के अंदर पिछले हफ्ते, उससे पूरी दुनिया दंग होकर रह गई है। इसराइल के अंदर लग रहा है कि वैसे तो नेतन्याहू पर बहुत दबाव था लोगों का, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी ऊपर गई है। वो क्या रहेंगे, देखें, मैं डिलीवर करूंगा। तो जो डोमेस्टिक कंपल्शन है इसराइल की, वो शायद अभी ये है कि ठीक है, आप अभी और आगे बढ़ते जाएं। हिजबुल्लाह के पास हम ये जानते हैं कि कोई 1.5-2 लाख के करीब रॉकेट मिसाइल्स हैं, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। मतलब वो पूरे इसराइल में कहीं पे भी हमला कर सकते हैं। अगर हिजबुल्लाह के पास कोई चॉइस ना रही और उसने ये तरीका अपनाया, तो फिर हम देखेंगे कि इसराइल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेबनान में टारगेट करेगा। बेरूत जैसा दुजान आबादी वाला शहर जो है, वहाँ नुकसान होगा, एयरपोर्ट पे हमले होंगे और फिर ये मामला आपे से बाहर जा सकता है। आपको क्या लगता है कि ईरान फाइनली इस वॉर थिएटर में एंटर कर जाएगा? देखिए, ईरान ने अभी तक बहुत सारे लॉसेस बर्दाश्त किए हैं। मिसाल के तौर पे तेहरान के अंदर हमास के लीडर का कत्ल हो जाना, ईरान के दूसरे कमांडर्स भी जो है शाम में मारे जाते रहे हैं। ईरान ये जानता है कि इसराइल के साथ लड़ाई जो है वो पूरे खित्ते को आग में लपेट सकती है, इसलिए वो बयान तो बहुत सख्त देते हैं मर्द अमरीका के, लेकिन रिस्ट्रेन उन्होंने एक्सरसाइज किया है। इन सब पेचीदा बातों के पीछे बात बहुत सादा है। फलस्तीनियों के लिए ये मसला भी बहुत सादा है। लगभग 1 साल बाद, हजारों हलाकतों के बाद, उन्हें उनके अपने ही घर में कई बार रेफ्यूजी बनाने के बाद, उनके मकानों, अस्पतालों, स्कूलों, इबादत गाहों, उनके पूरे शहर को तबाह करने के बाद अब भी इसराइल के हमले जारी हैं और अब खित्ते के दूसरे ममालिक तक फैल रहे हैं। और जो लोग इस सब को रोक सकते थे, वो बातें तो सीज फायर की कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बदल कुछ नहीं रहा।